नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 की स्थिति और वैक्सीनेशन के संबंध में आयोजित बैठक में हिस्सा लिया है। इस दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में कोविड को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर बढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोविड काल में केंद्र सरकार से हर संभव मदद के लिए पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार व्यक्त किया है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन तेज गति से हो रहा है। 18 से 45 साल के आयु वर्ग को भी राज्य में फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र देवप्रयाग पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रभावितों की तत्काल मदद की जाए। वहीं डीएम से नुकसान का आकलन जल्द करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है और आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आपदा प्रभावित क्षेत्र देवप्रयाग पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया और सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया है कि जो भी संभव मदद होगी वो सरकार के द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर देश प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है और गाइडलाइंस के तहत छूट भी दी जा रही है। वहीं बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए शासन ने 2 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। तो ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक करने का यहां पर निर्देश दिया गया है। 2 आईएएस अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों और तीमारदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार की ओर से आवंटित 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर टाटानगर से विशेष ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार को हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंची। ऑक्सीजन गैस एम्स ऋषिकेश समेत विभिन्न स्थानों पर बनाए जा रहे गोदामों में स्टोर की जाएगी। इन गोदामों से जरूरत के हिसाब से अस्पतालों की आपूर्ति की जाएगी। ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने को लेकर गठित विशेष टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी रंजीत सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति मिल चुकी है। ऑक्सीजन के आवंटन के लिए जिलेवार ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। तो मरीजों और तीमारदारों को यहां पर राहत मिली है। टाटानगर से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। पूरी तरह से, चाहे पहले का समय हो चाहे आज का समय हो, पूरी तरह जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का 100% पालन हो रहा है। और चाहे डिस्टेंस के मामले में हो चाहे मास्क हो, मैं आपके माध्यम से बार बार कहता हूं जनता से कि इसका जरूर ख्याल रखें, अपने को स्वस्थ रखें, औरों को स्वस्थ रखें, मास्क अवश्य पहने और साथ में डिस्टेंस बना के भी हम लोगों को रहना चाहिए। वैक्सीन बहुत बड़ी संख्या में हम लोग 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को लगाना शुरू किया है और मैंने कहा कि उसका भार स्वयं हम लोग खर्चा उठा रहे हैं। नौजवान में बड़ा उत्साह है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से शांता नदी आपदा पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार को प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिंह ने देवप्रयाग में आई आपदा का जायजा लिया और आपदा पीड़ितों से वार्ता कर उनके नुकसान के बारे में जानकारी ली है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विगत कुछ सालों में चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी में बादल फटने की घटनाओं से तमाम नुकसान हुए हैं। देवप्रयाग में शांता नदी में आए सैलाब से बहुत ज्यादा जनहानि हो सकती थी, लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से बड़ी जनहानि होने से बच गई। उन्होंने कहा कि केदारनाथ आपदा के दौरान जिस प्रकार आपदा पीड़ितों को मुआवजा सरकार दिया था, उसी तरह का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। और ये कल की जो घटना है देवप्रयाग में और 2 गांव और हैं जो नगर विधानसभा में पड़ते हैं, उनमें भी बादल फटने की घटना से ये क्षति हुई है। ये तो आप समझ लीजिए लॉकडाउन था, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि जनहानि भी बहुत हो सकती थी।
लेकिन ये तो बाबा केदार की, बद्री विशाख की ऐसी कृपा रही कि जान माल की जो है कोई क्षति नहीं हो पाई। लेकिन जो नुकसान हुआ है ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जिन परिवारों की क्षति हुई है कम से कम 10-10 लाख का मुआवजा दें, ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बतौर अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। प्रीतम सिंह के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। इस दौरान कई बड़ी चुनौतियां भी आई हैं और आगे भी आएंगी, जिसका वो पूरी ताकत और ईमानदारी से निर्वहन करने वाले हैं। तो प्रीतम सिंह के कार्यकाल का 4 साल पूरा हो चुका है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना ये कार्यकाल पूरा कर लिया है। जोशीमठ की सीमांत धौली गंगा घाटी में ग्राम पंचायत भला गांव सूकी में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ग्राम पंचायत ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं अब आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, महिला मंगल दल, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्राम प्रधान खुलकर ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही गांव में सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग का काम भी बदस्तूर जारी है। तो कोरोना का कहर लगातार गांवों में बढ़ता जा रहा है। बाहरी लोगों की एंट्री नहीं होगी, ये गांवों में बिल्कुल साफ कर दिया गया है। ग्राम पंचायत ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस तरह देख रहे हो कि जिस तरह ये महामारी चल रही है, ये महामारी के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। जिस तरह के हमारे ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण सिंह बुटोला जी है, हमारी आशा जी है, वो आज हमारे सारे सूखी गांव में सैनिटाइजर कर रहे हैं, लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं कि लोगों को तकलीफ ना हो, कि लोगों किसी को टेम्परेचर लो ना हाई ना हो। इसके लिए हमारे प्रधान जी भी बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम सारे घर घर जाके लोगों का स्कैनिंग कर रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप घर ही पे रहिए, कहीं जाइए ना। अगर आपको ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो आपने प्रधान से संपर्क करिए, पर ऐसे है कि फालतू में आप बाजार रखे, लोगों को तकलीफ ना दे और खुद भी स्वस्थ रहे और लोगों को भी स्वस्थ रखे। हम लोगों ने जो सर्वसम्मति कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, इसमें हम सभी लोग जो हमारे आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और महिला मंगल दल सदस्य और तमाम जो लोग हैं, समाज सेवी जो लोग हैं, हमने मिलजुल कर आज हम लोगों ने सैनिटाइज और थर्मल स्कैनिंग करवाया है। ये कोविड-19 को देखते हुए पूरे गांव की सफाई की, जिसमें हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती, हमारे प्रधान जी और ग्राम के अन्य सदस्य लोगों ने सबने एक साथ मिलकर पूरे गांव में सैनिटाइजर का वो छिड़काव किया और घर घर जाकर बुखारों की जांच की। वहीं पौड़ी में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार धनोशी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा से मांग कर डाली है कि जिला अस्पताल की सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी मांग की है कि जिला अस्पताल द्वारा स्पष्ट किया जाए कि किन किन बीमारियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध हैं और आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट के समय अवधि स्पष्ट कर दी जाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों की 10 दिन से अधिक समय होने पर लोगों का घर पर बैठकर भी रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है, लेकिन रिपोर्ट सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष ने अपनी मांग की है और कि अस्पताल में सुविधाओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट समय पर लोगों को मिल पाए। कि कोविड महामारी में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। जिला अस्पताल जो अब हमारे पीपी मोड में जा चुका है, बेहतर व्यवस्थाओं के लिए इसको पीपी मोड में दिया गया था इंद्रेश को, जबकि वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। आपको मालूम होगा कि 2-4 दिन पहले मेरे द्वारा उठाई गई थी एक बात कि किसी पेशेंट के पास जब टाँका लगाने का धागा नहीं था तो उसे श्रीनगर जाना पड़ा, श्रीनगर से वापस आना पड़ा, फिर जाके शाम को 7 बजे उस बच्चे पे टाँके लगे थे। दूसरी बात, गांव-गांव में जहां पर भी कोई परिवार में कोई भी पॉजिटिव हो रहा है तो उसके पूरे परिवार का सैंपल लिया जा रहा है आरटी-पीसीआर करने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार आए दिन नई गाइडलाइन जारी करती है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। धरातल पर यदि देखा जाए तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे सारे दावे खोखले नजर आते हैं। मामला
मसूरी से 8 किलोमीटर दूर बासा घाट गांव का है, जहां कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। वहीं एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की अस्पताल ले जाते हुए मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव में न कोरोना जांच की जा रही है और न ही गांव का निरीक्षण होता है, जिसे लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश नजर आ रहा है। होने के कारण इसकी जो है बहुत कम ज्यादा वो जगह थी। हमारे जो है कल जो एक डेथ हुई यहाँ पर बुजुर्ग की, तो मैं मेरे द्वारा जो है सबसे पहले राकेश रावत जी को बताया गया इस बारे में, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरी कार्रवाई सिविल में जाके हम लोगों को बहुत परेशानी हुई वहाँ पर भी, मतलब बॉडी पे कोई हाथ लगाने को नहीं है। तो काफी देर से बड़ी मशक्कत करने के बाद जो है उसके बावजूद भी जी कोई किस तरह का कोई राकेश रावत जी द्वारा जो है कल गाँव में सैनिटाइजर किया गया, अभी भी आ रहे हो मेडिसिन किट बांटी जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ इस तरह का यहाँ कोई नहीं है, कभी कोई आदमी पूछने तक नहीं आया कि आप लोगों के यहाँ कोई प्रशासनिक अमला नहीं, कुछ नहीं, यहाँ किसी के टेस्ट भी नहीं हुए। हमारे हिंदुस्तान में चोरा बाजारी ज़्यादा चल रही, कहीं नकली दवाई जा रही, कहीं असली जा रही, कहीं कुछ हो रहा जी। फिर हमारे यहाँ से जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मसूरी के लिए। तो क्या मांग करते हैं कि प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यहीं पर आप लोगों के वैक्सीनेशन हो जाए? बांसा घाट का दुर्भाग्य राज पहले से तो कोई सुविधा नहीं मिली, कोई दुर्भाग्य रहा है बांसा घाट ना, कोई भी सुविधा नहीं मिली यहाँ। उत्तराखंड के सबसे बड़े प्राइवेट चिकित्सा संस्थान हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट और कोरोनेशन हॉस्पिटल देहरादून में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर सड़क और फ्लाईओवर निर्माण करने वाली कंपनी एटलस भी जन सेवा के लिए सामने आ चुकी है। एटलस कंपनी ने जॉलीग्रांट के हिमालयन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के लिए ढांचा तैयार कर दिया है। आज पूरे विश्व के साथ साथ हमारा देश भी कोविड के संक्रमण से अछूता नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे भाई बहन माँ बाप आज इसके संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। दोस्तों, इसी के क्रम में राष्ट्रीय निर्माण कार्य के परियोजना निदेशक श्री पंकज मौर्य जी के आदेश पर हमारे डायरेक्टर आनंद प्रताप सिंह ने मुझे तत्काल प्रभाव से 9 तारीख को आदेश पारित किया कि तत्काल प्रभाव से हिमालय हॉस्पिटल के प्रांगण में जहां कोविड का वैकल्पिक हॉस्पिटल स्थापित किया गया है, एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा, उसके लिए उसका ढांचा तैयार किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी पूरी टीम के साथ, जहां एक और हमारी कंपनी राष्ट्रीय निर्माण के काम में भागीदार है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जनहित में और इस देवभूमि पर बढ़ते कोरोना के मद्देनजर रुड़की में सख्ती है। सरकार के कोरोना गाइडलाइंस का पालन लगातार किया जा रहा है और गाइडलाइंस में मिली छूट के मुताबिक 10 बजे के बाद पूर्ण कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ मेडिकल से संबंधित लोगों को छूट मिल रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग बेवजह घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसे देखते हुए थाना चौकियों की पुलिस के साथ साथ यातायात पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है और अनावश्यक घूमने वाले लोगों को कोविड के नियमों का पालन करने हेतु पुलिस ने काफी लोगों के चालान भी काटने शुरू किए हैं। तो रुड़की में अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। सरकार के कोरोना नियमों का पालन अब करवाया जा रहा है। नियमों का पालन न करने वालों पर अब चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि हम सबको विदित है कि आज 10 बजे तक ही बाजार खुलने के आदेश थे। जो कि जरूरत की चीजें थी सिर्फ वही व्यक्ति बाहर निकलेंगे जिनको जरूरत की चीजें नहीं। अब 10 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति अगर अनावश्यक रूप से घूमता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ कोविड के नियमों के अनुरूप संबंधित कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे और हो सके तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए दिनेशपुर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया है और लोगों से घरों में रहने की अपील की है। इस दौरान थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से कोविड कर्फ्यू के दौरान घूमते और कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी। वहीं लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की जा रही है।
एक्चुअली आज से 18 तारीख तक लगभग पूर्ण लॉकडाउन है। कुछ सर्विसेज को सुबह 3 घंटे के लिए खोला गया है। पब्लिक मान नहीं रही थी, बार बार कहने के बाद भी, इतनी वैधानिक कार्रवाई करने के बाद भी जब पब्लिक नहीं मान रही, तो हमने जागरूकता के उद्देश्य से टाउन में एक फ्लैग मार्च निकाला ताकि लोगों को ये मैसेज चले जाए कि बाहर निकलना संक्रमण के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक है। अगर जो आदमी विदाउट किसी रीजन के बाहर निकलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं धारचूला में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर एच.सी. पंत ने अवगत कराया है कि जनपद पिथौरागढ़ में कोविड संक्रमण को देखते हुए मेडिकल व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लगातार बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तीसरे चरण की संक्रमणता में यह कहा जा रहा है कि ये बच्चों में अधिक प्रभावी होगा। उक्त के मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में स्थित नर्सिंग कॉलेज में 100 बेडों का कोविड अस्पताल स्थापित करते हुए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई। इसके अतिरिक्त कार्मिक भी तैनात कर लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वो किसी भी प्रकार से परेशान न हो, पूर्णतया सुरक्षा बरतें, कोविड नियमों का अनुपालन करते रहें और घर पर ही बने रहें। उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा कोरोना पॉजिटिव भी आता है तो उनका पूर्ण इलाज कराया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोके जाने हेतु कर्फ्यू का पूर्ण अनुपालन करते हुए सहयोग प्रदान करें। तो 100 बेड का कोविड अस्पताल बन चुका है। नर्सिंग कॉलेज को कोविड अस्पताल के रूप में बना दिया गया है और सीएमओ डॉक्टर एच.सी. पंत ने इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराई है। पिथौरागढ़ जिले में कोविड की संक्रमणता को देखते हुए हमने और तैयारी करी है। कोविड थी की संक्रमणता को देखते हुए जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को संक्रमित ज़्यादा होगा, तो हमने नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेडों की व्यवस्था कर ली है और उसमें स्टाफ लगा दिया गया है। तो किसी भी तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे आएंगे तो उनका कोविड में बिल्कुल पूरी तरह इलाज कराया जाएगा। नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेड बिल्कुल हमने तैयार कर लिए। रुद्रपुर एएनएम दीपा जोशी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए जो 18 साल से ऊपर हैं। इसमें संक्रमित होने की स्थिति कम हो जाती है और जो लोगों के मन में डर बना हुआ है कि वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए, वो लोगों को गलतफहमी है। वैक्सीन लगवाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। सभी लोग वैक्सीन को लगवाएं। उन्होंने जनता से अपील की है कि घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। तो यहां पर एएनएम दीपा जोशी ने लोगों से अपील की है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो गलतफहमियां लगातार बनी हुई हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, इससे लाभ ये होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप भले ही संक्रमित होंगे लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप जल्द से जल्द रिकवर करते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग वैक्सीन बढ़ चढ़कर जरूर लगवाएं। जैसे वैक्सीन की आपूर्ति होती जाएगी, साइट भी खुल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समय समय पर वैक्सीन आ रही है और लगाई जा रही है। काफ़ी कल ही हमारे यहाँ 4500 व्यक्तियों को वैक्सीनेशन हुआ है। परसों भी हमने 2300 लोगों को वैक्सीनेट किया है यहाँ से। आज भी हमारा 1740 लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य है, वो हमारा लगभग अभी पूरा हो जाएगा। हमने 1000 लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है सुबह से। तो वैक्सीन आएगी और सभी को लगेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धारचूला में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच धारचूला पुलिस क्षेत्राधिकारी और उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। लगातार टेस्टिंग होने से धारचूला में कोरोना पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। वहीं सीमांत के क्षेत्र को सुरक्षित करने हेतु उप जिलाधिकारी धारचूला ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले सभी व्यक्तियों के RT-PCR टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। तो धारचूला के सीओ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और टेस्टिंग होने से केस लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि इससे हम प्राथमिक चरण में ही ये पहचान पा रहे हैं कि कहां पर कोरोना संक्रमित हैं और समय की मांग के अनुसार हम उस जोन को रेक्टिफाइड कर रहे हैं और वहां पर लगातार जो अन्य लोग हैं जो उनके संपर्क में आए हैं उनका भी हम RT-PCR टेस्ट करा पा रहे हैं। हाँ, उच्च हिमालयी क्षेत्र के जितने गांव हैं उन सारे गांवों को सेफ करना है। हमारी और हमारे जो MOIC डॉक्टर साहब हैं उनसे चर्चा हुई, उनके द्वारा ये बताया गया कि ऊपर के जितने गांव हैं उन सब में जो है दवाएं पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए हम लोग यहीं से जो है सिलेक्ट करके लोगों को ऊपर भेजते हैं। जो निगेटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनको हम लोग जो है यहीं पर रख करके उनको आइसोलेट करेंगे और उनका उपचार करेंगे।
तो इसलिए जो है 2 बाट में एक जो है चेकिंग पॉइंट बनाया गया है और सैंपलिंग पॉइंट बनाया गया है और वहाँ से ऊपर जाने वाले सभी लोगों का जो है वो चेकिंग किया जा रहा है और जो निगेटिव हैं केवल उन्हें ही ऊपर जाने दिया जा रहा है, बाकी लोगों को हम रोक ले रहे हैं। लालकुआं उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ईद उल फितर को लेकर कोतवाली परिसर में शांति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगर के संभ्रांत लोगों समेत स्थानीय व्यापारीगण मौजूद रहे, जहां पर उप जिलाधिकारी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। साथ ही उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह और क्षेत्राधिकारी प्रमोद शाह द्वारा कोतवाली परिसर में क्षेत्र के मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। शासन द्वारा ईद के संबंध में दिए गए निर्देशों के संबंध में भी जानकारी यहां पर दी गई। तो एसडीएम ने यहां पर बैठक की है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ यहां पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। लालकुआं में पीस कमेटी की बैठक पुलिस प्रशासन की अध्यक्षता में यहाँ पे संपन्न हुई है और उसमें अब जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि कोरोना का संक्रमण बहुत ही अधिक बढ़ा हुआ है, मृत्यु दर बहुत अधिक हो गई है, हॉस्पिटल्स में बेड सारे पूरे पड़ जा रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों से ही अपील की गई है और कि 5 व्यक्ति ही प्रत्येक मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। इसमें सहमति भी बनी, सभी ने अपनी सहमति भी जताई है। हमारा प्रथम उद्देश्य है कि लोगों की जान को बचाते हुए सारे त्यौहार मनाए जाएँ और इसमें अपना सहयोग देने का भी आश्वासन दिया है। ये यहाँ तय हुआ है कि 5 व्यक्ति नमाज अदा करेंगे। देखिए पूरी तरीके से सारा इसके लिए वो कर लिया गया है कि किस प्रकार से हमारी टीम तैनात रहेगी। हमारी पुलिस ने सारी चीज़ें पूरी कर ली हैं और सभी का सहयोग है, सभी चीज़ें व्यवस्थात्मक रूप से करा ली जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मध्य कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी गंभीर बनी हुई है और इन परिस्थितियों में हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि मस्जिद में सांकेतिक रूप से 5 से अधिक लोग नमाज में उपस्थित न रहें। तो दोनों जो मस्जिद हैं उनके मौलवियों को और मुस्लिम समाज के संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई और देश काल परिस्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए निर्देश दिए गए, जिस पर उन्होंने उनके द्वारा सहमति प्रकट की गई कि वो शासन प्रशासन का इस मामले में सहयोग करेंगे और 5 से अधिक लोगों को नमाज पढ़ने के लिए अनुमति नहीं देंगे। कोरोना काल के चलते जहां पिछले साल देश की सभी ईदगाहों और मस्जिदों में सिर्फ 5 ही लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अता की थी, वहीं इस साल भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए ईदगाह सूनी दिखाई देंगी। दरअसल ईदगाहों में सिर्फ ईद उल फितर और ईद उल जुहा के वक्त ही सामूहिक रूप से नमाज अता की जाती है, पर इस बार कोरोना के चलते प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ईदगाह हो चाहे मस्जिद हो, सभी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मात्र 5 लोग ही नमाज अता कर पाएंगे। हम खड़े हैं रुड़की की ईदगाह में। अगर बात की जाए पिछले साल कोरोना काल के चलते किसी ईदगाह में कोई नमाज नहीं हुई थी। अगर बात की जाए इस बार भी ईदगाह खासी सूनी दिखाई दे रही है। ईदगाह के परिसर की अगर बात करें तो यहाँ पर झाड़ जंगाड़ झुके तू खड़े हुए हैं। किसी तरह की यहाँ पर सफाई नहीं कराई गई, क्योंकि वजह यह है कि इस बार यहाँ पर नमाज अदा नहीं की जानी। प्रशासन की अगर बात की जाए उसकी तरफ से गाइडलाइन है कि 5 ही लोग ईदगाह हो या मस्जिद वहाँ पर ईद उल फितर की नमाज अदा कर सकते हैं। तो इसी को लेकर इस बार किसी तरह की इस ईदगाह में अभी तक साफ़ सफाई नहीं की गई, क्योंकि अगर बात की जाए पहले कई दिन पहले यहाँ पर साफ़ सफाई शुरू हो जाती थी और ईद की तैयारी यहाँ पर ज़ोरों के साथ शुरू होती थी। पर इस बार ईदगाह जो कि तो सूनी दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले साल भी यहाँ पर नमाज अदा नहीं की गई और इस बार भी इस ईदगाह में मात्र 5 ही आदमी नमाज अदा कर पाएंगे। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।